Dear students, let us continue our discussion on the latest syllabus of CBSE. तो CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जा रहा है और एक चैप्टर हम डिस्कस कर लिया। पहला चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए जो टाइम है इसमें तो सारा चैप्टर ख़त्म करना बहुत ही टफ हो जाएगा। सो मैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स डिमांड कुछ चैप्टर चूज किया है और वो चैप्टर पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगर टाइम बचेगा तो सारा चैप्टर हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 6 है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स दिया है सिलेबस में इन CBSE सिलेबस वही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स है। और अगर आप चैनल में नया है तो ओबियसली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए कि आने वाले टाइम में बहुत सारा कोर्स आएगा, जैसे कि JEE नीट का कोर्स भी ले आऊँगा मैं, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आपको जानना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, आपने तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा ही होगा इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ था उससे पहले अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ा ही होगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है सेम ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ ई वेक्टर के जगह हम बी वेक्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ई वेक्टर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम यूज़ करें, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम यूज़ करेंगे बी वेक्टर। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ नोटेशन। सो व्हाट इज फ्लक्स और व्हाट इज फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड यू कैन से। सो कोई भी वेक्टर फील्ड का जो फ्लक्स का डेफिनेशन है वो यही होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a particular area, and obviously the direction of this field lines will be normal to the surface. So the total number of lines passing through normal passing through a area and which is normal to the area also. Okay, so it will be passing through normally. जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो फील्ड लाइन से ये नॉर्मली पास कर गया, इस जो एरिया है जिसका एरिया है ए, इस एरिया से ये बी वेक्टर पास किया है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये पास किया है, ये नॉर्मली पास किया है। तो अगर हम बी वेक्टर के डेफिनेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइन्स, तो वो क्या है, बी वेक्टर क्या है एक्चुअली। जो बी वेक्टर होते हैं ये है, जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू कैन से, एंड दैट इज सिंपली बी। दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स और नंबर ऑफ magnetic field lines you can say. So number of magnetic field lines passing normally per unit area. So this is actually what, this is the magnitude of magnetic field. Now फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, ये जो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, इसके जगह ये हो जाएगा टोटल एरिया। सो यूनिट एरिया में अगर बी है तो टोटल एरिया में कितना होगा, बी ए। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स और वी कैन राइट इट इज फाई एम। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। सो द मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और एरिया का जो डायरेक्शन दैट इज एन कैप के सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो सिंपल बी इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि ये है टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया और बी क्या है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, एंड दोनों ही नॉर्मल है, नॉर्मली पास करेगा, मतलब बी और जो एरिया का डायरेक्शन है सेम ही होना चाहिए। बट you can see the second figure that if n cap, the direction of n cap is different from the direction of b,
सो इन दैट केस क्या करना है आपको, ये बी का जो कंपोनेंट है अकॉर्डिंग टू ए और अलोंग ए ये लेना होगा। तो बी का जो इधर जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा बी कॉस थीटा। सो नाउ बी कॉस थीटा इज अलोंग एरिया, है ना। सो यह नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया में हो गया बी कॉस थीटा विच आर नॉर्मली इनटू हो जाएगा ए। सो टोटल फ्लक्स जो हो गया यहाँ पर 5 वो हो गया बी कॉस थीटा इंटू ए एंड दैट इज बी ए कॉस थीटा, और यू कैन राइट इट इन दिस वे देयर बी डॉट ए। सो ये हो गया मोर जनरल। देखिए अगर थीटा 0 होता है तो ये बी ए हो जाएगा जो था केस ए में। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स तो है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, बट ये तब होगा जब बी और एरिया का जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक पर्टिकुलर एंगल में रहे तो वो होगा cos थीटा बी ए cos थीटा बी डॉट ई। सो दिस इज मोर जनरल डेफिनेशन देन दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस, है ना। नाउ you can see this kinds of surface, if there are this kinds of surface that is ये नॉन यूनिफॉर्म सरफेस अगर है तो ये देखिए ये यूनिफॉर्म सरफेस होता है। यूनिफॉर्म सरफेस का मतलब है हर एक जगह में ये सरफेस का जो नेचर है ये सेम ही होगा। हाँ, तो अगर अगर कोई भी एक एक यूनिट एरिया अगर ले लीजिए यहाँ और कोई भी एक यूनिट एरिया आप यहाँ ले लीजिए तो जो फ्लक्स है वो सेम ही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए कि ये यूनिट एरिया में फ्लक्स अलग है ये यूनिट एरिया में फ्लक्स अलग है, तो for that case we have to take a very small element area element that is elemental area element you can say, and that is dA. Okay, so we have to define magnetic flux first for this small dA. So what will be the magnetic flux for this dA? That is d phi, and d phi m you can write this, you know, that is magnetic flux, and that will be instead of b dot a we will have b dot dA. ओके क्योंकि ये डी ए सरफेस एलिमेंट के लिए है। और देखिए बी और एन कैप के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, यहाँ भी थीटा था तो यहाँ हो गया था बी ए कॉस थीटा इंटू ए, मतलब बी डॉट ए, तो यह हो जाएगा बी डॉट डी ए। क्योंकि बी तो यूनिफॉर्म है तो बी तो चेंज नहीं होगा, बी सेम ही रहेगा, लेकिन ये सरफेस नॉन यूनिफॉर्म हो गया इसलिए हमको स्मॉल एरिया एलिमेंटल एरिया लेना पड़ेगा। सो टोटल फ्लक्स कितना होगा, सो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये जो फाई एम है ये हो गया सरफेस, सरफेस का मतलब ये पूरा का पूरा सरफेस के ऊपर ये इंटीग्रेशन होगा इज बी डॉट डी। सो ये हो गया फ्लक्स। तो देखिए फ्लक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बी एंड एन कैप एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सरफेस ये अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा। तो आपको 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया। ये है सबसे सिंपलेस्ट केस, ये है उससे थोड़ा जनरल, है ना, और ये हो गया मोड जनरल, ये हो गया मोड जनरल। ओके, नाउ इफ यू हैव अ क्लोज सरफेस, सपोज यू हैव अ क्लोज सरफेस, है ना, तो जैसे मान लीजिए ये क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए ये जो फाइव होगा इसको जो नोटेशन होगा ये क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए होगा, है ना। नाउ यू नो इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए था, और यू कैन राइट ई डॉट डी एस ऑल्सो। तो ये जो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए था ये था अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये था सम ओवर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सम ओवर क्यू का मतलब है ये है इनसाइड जो सरफेस के इनसाइड में जो टोटल चार्ज था डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया था गॉस लॉ, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, ये जो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए होगा मैग्नेटिक फील्ड में ये हमेशा 0 होगा, ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो टोटल जो ये पोल स्ट्रेंथ होगा ये हमेशा 0 हो जाएगा। तो देखिए यह क्या होगा, डाइपोल के केस में जैसे होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो टोटल चार्ज कितना होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है। इसलिए ये जो क्यू इनसाइड होगा ये 0 होगा, सो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में ऐसा ही होगा।
लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मैग्नेटिज्म में क्या है, जो मैग्नेट मिलता है वो हमेशा डाइपोल के फॉर्म में ही रहता है। जैसे ये -q+q है, मान लीजिए कोई एक मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होगा, तो इसलिए एक का पोल स्ट्रेंथ अगर हम प्लस मान लीजिए और दूसरे का पोल स्ट्रेंथ माइनस मान लीजिए, तो टोटल जो पोल स्ट्रेंथ होगा ये 0 ही होगा इनसाइड द सरफेस ऑलवेज। So that's why the right hand side will always be 0, and this indicates this is actually a Gauss theorem in magnetostatics, and this is the Gauss theorem in electrostatics. So this is Gauss theorem in magnetostatics, and the significance of this equation is that magnetic monopole does not exist. This is a very important, you can say, the outcome of this expression, that is magnetic monopole does not exist. So ये आपको याद रखना होगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, now sometime they can ask that when this flux is maximum, when this flux is minimum, that you can write easily, because ये जो cos थीटा है, अगर cos थीटा मैक्सिमम है, मतलब cos थीटा अगर 1 हो तो cos थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, तो इन दैट केस थीटा विल बी 0, है ना। तो ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स। अदरवाइज cos थीटा 0 तो cos थीटा 0 cos थीटा 1 हो गया, और मिनिमम फ्लक्स होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री मतलब इधर बी है और एन कैप इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में ये होगा मिनिमम फ्लक्स होगा, क्योंकि तब कोई फील्ड लेंथ तो जाएगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। मतलब अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया तो ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इधर जाएगा, तो ये तो एरिया के अक्रॉस में नहीं जाएगा, तो कोई भी फ्लक्स नहीं होगा उधर। सो ये हो गया मिनिमम फ्लक्स कि जब बी और एन कैप 90 डिग्री एंगल में होगा, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। Now what is electromagnetic induction is that if for any closed circuit, if this magnetic flux will be changed with respect to time, then on that closed circuit there will be an induced current, कुछ induced current मिलेगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज सर्किट है, सॉरी फिर भी हम एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसी में जाएंगे। तो मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो स्टार्ट कर दिया तो, कि ये जो देखिए ये एक कॉयल है, एक क्लोज सर्किट है। ये क्लोज सर्किट में अगर करंट आएगा तो किस लिए आएगा, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते हैं। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, ये जो फील्ड लाइन्स है ना, ये फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स अगर चेंज हो जाए तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स चेंज होने में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फिजिकली हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को हम चेंज कर देंगे। तो कैसे करेगा और कैसे होंगे ये आप बाद में डिस्कस करेंगे। कि अभी इस पॉइंट में आपको ये जानना जरूरी है कि अगर हम ये मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, तो अगर मान लीजिए ये कोई क्लोज कंडक्टर है और इसके आसपास कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब ये जो फील्ड लाइन्स जा रहा है, तो अगर हम इस फील्ड लाइन्स को चेंज करते हैं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये सर्किट में एक करंट इंड्यूस्ड होगा, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और ये जो फेनोमेना है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ते हैं उसके पहले ही हम ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा तभी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा ना। तो इसलिए हमको पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट चाहिए। नाउ लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, that is magnetic flux BA, or you can write it in BA cos theta. Okay, so let us see the problem. So here is the problem. A rectangular loop of area 20 centimeter into 30 centimeter. That means इसका जो एरिया है ये गिवन है 20 into 30 मतलब 600, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर इज 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 600 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर, है ना। इसका मतलब है 6 इंटू 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर। तो हमको ये एरिया मिल गया। इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। इसका मतलब है बी जो है भी दिया हुआ है 0.3 टेस्ला विथ इट्स प्लेन। ओके,
रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया दिस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो विथ इट्स प्लेन कैसे नॉर्मल टू द फील्ड, ओके, और इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड और पैरेलल टू द फील्ड, ये तीनों केस दिया है, नॉर्मल टू द फील्ड, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड एंड पैरेलल टू द फील्ड। सो यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन ईच केस। सो पहले देखिए नॉर्मल टू द फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक ये जो रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया है ये कैसे है, ये नॉर्मल टू द फील्ड है। तो मान लीजिए ये कोई नॉर्मल है, ये कोई फील्ड है, मान लीजिए ये कोई फील्ड है, तो इससे नॉर्मल अगर होगा एरिया, इसका मतलब क्या है, एरिया ऐसे कुछ होगा, मान लीजिए ये कोई एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया है सपोज, दिस इज रेक्टेंगुलर एरिया है ना। तो देखिए इस एरिया से नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, ये एरिया का डायरेक्शन जो होगा मतलब इन कैप, ये भी तो नॉर्मल ही होगा ना। सो इन कैप एंड यू कैन टेल द बी दे आर इन सेम डायरेक्शन। सो थीटा इज 0, सो इफ थीटा इज 0 देन 5 विल बी सिंपली बी इंटू ए। सो बी है 0.3 और ए कितना है, ए 6 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब ये होगा 1.8 into 10 to the power -2. Now what is the unit of this, which you know that unit of B is Weber per meter square and area is meter square. So the unit of 5 will be Weber simply. So it will be 1.8 into 10 to the power -2 Weber, है ना। ये हो गया 5 for the first case. Now for the second case, inclined 30 degree to the field, ठीक है, ये सरफेस कैसा है, फील्ड से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, मतलब अगर ये फील्ड हो गया, देखिए ये अगर फील्ड हो गया तो फील्ड से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। तो मान लीजिए ये है फील्ड, है ना, ये फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो ये जो सरफेस है ये 30 डिग्री, ऐसे मान लीजिए 30 डिग्री एंगल में है, ये जो एरिया है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 30 डिग्री एंगल में है, इसका मतलब ये जो एंगल है सपोज ये 30 डिग्री है, देखिए। तो इसका नॉर्मल किधर होगा, देखिए इसका नॉर्मल होगा इधर, है ना, नॉर्मल इधर हो गया। तो देखिए अगर ये 30 डिग्री एंगल में है तो ये बी के साथ कितना एंगल करेगा, बी के साथ एन के जो एंगल करेगा ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि इधर है 30 डिग्री ना, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो अगर 60 डिग्री एंगल हो गया तो फाई कितना होगा, बी ए कॉस 60। मैं फिर आपको समझाता हूँ ये कैसे हो गया। मान लीजिए सपोज ये बी है ना, तो देखिए अगर ये जो एरिया है ना, इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा ये प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए अगर ये पैरेलल है बी से, अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मली है प्लेस्ड है ये एरिया, तो इसका जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो बी के बराबर ही होगा, बी और एन कैप विल बी इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर हम इसको 30 डिग्री एंगल से प्लेस्ड किया, मतलब इंक्लाइंड, ये सरफेस इंक्लाइंड है 30 डिग्री फील्ड से, तो ये सरफेस अगर 30 डिग्री इंक्लाइंड है तो फील्ड के साथ इसका जो नॉर्मल है उसका एंगल 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि टोटल एंगल 60 + 30 90 होगा। तो इसलिए ये होगा बी ए कॉस 60, है ना। तो मतलब अब 90 से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 - 30 वो हो गया 60। सो इट विल बी जस्ट कॉस 60 इज हाफ, सो इट इज जस्ट बी ए बाई 2। तो पहले जो रिजल्ट था इसका आधा होगा, तो ये होगा 0.9 इंटू 10 टू द पावर -2 वेबर, ठीक है। और लास्ट में देखिए पैरेलल टू द फील्ड बोल दिया, इसका मतलब क्या है, पैरेलल टू द फील्ड ये मतलब है ये 90 - 90 हो गया, है ना। पैरेलल टू फील्ड मतलब क्या है, इधर फील्ड है, देखिए इधर फील्ड है, और एरिया भी अगर इधर हो गया, देखिए एरिया भी अगर इधर हो गया तो इसका नॉर्मल किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना नॉर्मल। तो देखिए ये बी और इनके के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सो इसलिए ये लास्ट वाला जो है 5 हो गया बी ए कॉस 90, और ये 0 होगा। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस।
सो ये जो बोल रहा है, ये एंगल डायरेक्टली बी और एन कैप के बीच में नहीं बोल रहा है, ये आपको ध्यान देना है। पहले मैं फिर आपको बोलता है कि कॉन्सेप्ट क्रूशियल है, आपको ये समझना होगा। देखिए, एरिया का डायरेक्शन क्या होता है। मान लीजिए ये कोई एरिया है, एरिया का डायरेक्शन होगा हर टाइम इसके परपेंडिकुलर। ये जो प्लेन है, प्लेन से परपेंडिकुलर, प्लेन से नॉर्मल। तो अगर मान लीजिए ये बी का डायरेक्शन है, तो पहले क्या बोल दे कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये कैसे रहेगा, नॉर्मल टू द फील्ड रहेगा। तो ये तो हो गया फील्ड, तो फील्ड के साथ नॉर्मल, इसका मतलब क्या है, ये प्लेन है, फील्ड के साथ नॉर्मल। तो लूप का जो डायरेक्शन है, मतलब लूप जो रहेगा ये तो नॉर्मल रहेगा बी से, लेकिन लूप का डायरेक्शन तो एन कैप है ना, तो एन कैप हो गया किधर, बी के बराबर ही हो गया। तो बी और एन कैप के बीच में जो एंगल वो 0 हो गया। समझ में आ रहा है। ये सरफेस जो है, ये प्लेन जो है, ये प्लेन तो बी से परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन का जो डायरेक्शन है वो बी से पैरेलल है, इसलिए हम बी एक cos 0 लिया है पहला केस में। लेकिन दूसरा केस में देखिए, ये बोल रहा है कि इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड, मतलब ये पहले कितना था, फील्ड से 90 डिग्री एंगल में था ये प्लेन। देखिए, अगर ये प्लेन को हम 30 डिग्री एंगल से घुमा दिया, सपोज मान लीजिए ये बी है, बी के साथ पहले ये फील्ड तो ऐसा था ना, ये जो एरिया था, मतलब ये जो प्लेन था ऐसा था, फिर मान ली इस प्लेन को हम 30 डिग्री एंगल से इधर घुमा दिए, इधर हो गया 30 डिग्री एंगल से घुमा दिया, मतलब प्लेन का डायरेक्शन अब तो इधर हो गया। तो प्लेन का डायरेक्शन अगर इधर हो गया ये 30 डिग्री एंगल, तो प्लेन का जो डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन कितना होगा, ये तो प्लेन है, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो तो इधर हो जाएगा ना, इनके। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, दिस एंगल इज 30 डिग्री था ना, लेकिन दिस एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। तो बी और एन कैप के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री हो गया। इसलिए मैं बोल रहा था कि 90 से आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर पैरेलल हो गया तो बताया था मैं, यहाँ ये पैरेलल हो गया बी के साथ, तो इसका डायरेक्शन बी के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये लूप, ये जो बोल रहा है नॉर्मल, ये जो बोल रहा है इंक्लाइंड, ये जो बोल रहा है पैरेलल, ये लूप का बात कर रहा है। तो हो सकता है लूप नॉर्मल, लेकिन लूप का जो डायरेक्शन होगा, मतलब एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो पैरेलल हो रहा है। देखिए, लूप तो नॉर्मल है, लूप तो नॉर्मल है बी से, लेकिन लूप का जो डायरेक्शन है वो बी से पैरेलल है। इसलिए हम बोल रहा है कि ये बी और एन कैप के बीच में जो एंगल है हमको वो देखना है। दिस एंगल इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन बी एंड ए, एंड दैट इज द थीटा व्हिच इज इन cos थीटा। सो इन cos थीटा व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। ए मतलब क्या है, इन कैप, क्योंकि ए का डायरेक्शन तो इन कैप ही है ना। तो इसलिए लूप जो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उस एंगल को 90 डिग्री से अगर हम उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करें तो हमको एक्चुअल एंगल मिलेगा इन कैप और बी कैप के बीच में। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये आपको देखना होगा कि ये लूप के साथ डायरेक्शन बोल रहा है या फिर डायरेक्टली वो एरिया का डायरेक्शन दे दिया है। समटाइम्स वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स में एरिया का डायरेक्शन दे देता है, मतलब एन कैप का डायरेक्शन ही दे देता है, तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर लूप का डायरेक्शन दे दिया तो आपको 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वी विल सी द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना है ये कैसे होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि फ्लक्स का जो चेंज होता है, मतलब ये जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स का चेंज होता है तो ये देखा गया है कि अगर कोई क्लोज सर्किट है तो उस क्लोज सर्किट में एक करंट प्रोड्यूस्ड होगा, भले ही या कोई सोर्स नहीं है। देखिए, इस जो सर्किट है, ये जो क्लोज सर्किट देख रहे हैं, ये सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर है, ये देखने के लिए कि ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है या नहीं। अगर ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस सर्किट में करंट जारी है। तो ये करंट कहाँ से आ रहा है, देखिए यह तो कोई सोर्स नहीं है, बैटरी तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यह मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे चेंज कर रहा है, ये जो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये वाला जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मूव करने से ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस लूप विल बी चेंज्ड। यू कैन सी कि ये जो फील्ड लाइंस है ये बाहर आ रहा है इन एंड से,
ये जो एन पोल से बाहर आ रहा है, ये जो फील्ड लाइन्स, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 फील्ड लाइन्स आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कुलर लूप है, इस लूप के थ्रू जा रहा है। सो ये है फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द लूप। अगर मान लीजिए हम यहाँ से और दो एक लाइन हम दे देते हैं ऐसे, मान लीजिए इधर एक लाइन जा रहा है जो लूप के अंदर नहीं है, और इधर एक लाइन है जो भी लूप के अंदर नहीं है। तो देखिए ये भी मान लीजिए कि ये लूप के अंदर नहीं है, लूप के अंदर नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम इस मैग्नेट को और भी पास ले आए तो देखिए ये जो है, मान लीजिए ये मैग्नेट यहाँ आ गया, तो तब ये जो फील्ड लाइन से ये अंदर घुस जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, सिमिलरली इफ यू मूव दिस एनएस मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन सम फील्ड लेंथ विल बी आउटसाइड। सो कुछ फील्ड लेंथ बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ये मैग्नेटिक मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपका मैग्नेट है, मतलब ये बार मैग्नेट कहते हैं इसको। तो ये जो बार मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट को हम मूव करते हैं तो क्या होगा, ये जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है, ये मतलब ये जो लूप है, लूप के अंदर जो पास हो रहा है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ये फ्लक्स चेंज होगा। अगर ये फ्लक्स चेंज होगा तो फिर क्या होगा, इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस्ड होगा, जैसे यहाँ भी होगा। देखिए यहाँ हम दिखा रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो देखिए ये दो चार फील्ड लाइन्स बाहर आ गए। तो इसका मतलब है, देखिए इसके अंदर क्या होगा, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज रिड्यूस्ड। तो ये घट रहा है, इसका मतलब है यहाँ भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। बात है चेंज होना, घट रहा है या बढ़ रहा है ये तो अलग बात है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दिस लूप, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर घट रहा है बढ़ रहा है तो कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। अगर हम इस मैग्नेट को मूव कर रहा है तो इस मैग्नेट का मूवमेंट की वजह से ये हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, कैसे भी हो सकता है चेंज करें, तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस्ड होगा, जो करंट एक गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन से आपको पता चलेगा, है ना। और आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला वाला जो केस है जहाँ नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स बढ़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, देखिए आप, ये जो डायरेक्शन है करंट का और इधर जो डायरेक्शन है वो अलग है ना। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तब जो करंट का डायरेक्शन होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तब करंट का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मतलब लेंज़स लॉ से हमें डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जो फेनोमेना हो रहा है और कितने अमाउंट ऑफ ये करंट प्रोड्यूस्ड होगा, करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कोई वर्चुअल बैटरी प्रोड्यूस्ड हो रहा है जिसका ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। देखिए ये कोई करंट जो है, ये करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, और जब करंट है तो ऑब्वियसली यहाँ कोई ईएमएफ भी होगा, और दैट ईएमएफ को हम कहते हैं, जो स्मॉल ई से हम डिनोट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट और ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये कितने अमाउंट इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, ये फैराडे लॉ से हमको पता चलेगा। तो फैराडे लॉ का दो स्टेटमेंट है फॉर द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि जब तक हम ये फ्लक्स को चेंज करते रहेगा तब तक ये जो करंट है इसमें प्रोड्यूस्ड होता रहेगा। अगर हम ये मैग्नेट का मूवमेंट बंद कर दे, दैट मीन्स अगर हम फ्लक्स को चेंज करना बंद कर देते हैं तो ये जो करंट है इंड्यूस्ड करंट है, और फिर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये बंद हो जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना का ही डिस्क्राइब करते हैं। और सेकेंड लॉ में ये कहते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दैट इज डी फाई बाई डी टी। और ये है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये जो मैग्नीट्यूड होता है
ये dφ/dt होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हो गया सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। और जो डायरेक्शन है ये फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा, सॉरी ये करंट का जो डायरेक्शन होगा, ये हमको पता चलेगा लेंजेस लॉ से। तो पहले हम देख लेते हैं फैराडे लॉ का स्टेटमेंट। देखिए ये है फर्स्ट लॉ और ये है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहा है कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट चेंज एन ईएमएफ एंड हिंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन इट which lasts only so long as the change in flux is taking place, and this phenomena is called electromagnetic induction. And second law में ये बोल रहा है कि the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit, and mathematically it is mod epsilon. sometime हम epsilon से भी डिनोट करते हैं इसको। ये हो गया dφ/dt. some books prefer this small e and some book prefer this epsilon to denote the EMF, you know. Now we will discuss how the direction can be chosen, this direction of current can be chosen, or how we can understand that in which direction the current will be produced due to electromagnetic induction can be explained by using the Lenge's law, and that we will discuss in the next class. Okay, thank you.